देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है और अगर राजधानी की बात की जाए तो तकरीबन 1400 से अधिक मामले एक दिन में यहां देखे गए हैं। क्या इसे चौथी लहर की आहट समझा जाए या फिर चौथी लहर आ सकती है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर राजीव सूद जी हैं जो कि आरएमएल अस्पताल में हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय में। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बार फिर मामलों ने देखा जा रहा है रफ्तार पकड़ ली है, धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसे चौथी लहर की आहट माना जाए? देखिए, ये एक डिबेट का विषय बना हुआ है कि चौथी लहर आएगी या नहीं, और अगर आ गई है या नहीं, आने वाली है या नहीं, ये एक क्वेश्चन जो है ये कई बातों पे डिपेंड करता है। भारत में चौथी लहर अभी नहीं आई है और उसके आने की आशंका पूरी तरह तो नहीं हम बोल सकते कि नहीं आएगी, पर हाँ, अगर आई तो वो माइल्ड होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उसमें कैजुअलिटीज भी कम होगी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके की कई कारण है। और जो लहर को हम तब बोलते हैं जब केसेस बहुत ज्यादा अचानक दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी पॉजिटिविटी तो 5% से ऊपर चली गई है, जो अलार्मिंग है, पर हमारी जो टोटल टेस्टिंग है वो काफी कम है। और अगर टेस्टिंग जैसे पहले 60, 70, 80 हजार होती थी रोज की, उसके हिसाब से होती तो ये परसेंटेज काफी कम होती। अभी दूसरी बात यह है कि हमारे कंट्री में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन चुकी है। हमारी पहली लहर जो आई थी और उसके बाद दूसरी लहर आई वो डेल्टा की थी और तीसरी लहर ओमिक्रॉन की थी। ये अलग अलग वेरिएंट है और इन सब के अगेंस्ट हमारी कम्युनिटी में काफी एंटीबॉडीज आ चुके हैं और ये तो इन्फेक्शन से है। 200 करोड़ के करीब हमारी इम्यूनाइजेशन के टीके लग चुके हैं, टीकाकरण हो चुका है। 12 से 15 साल के बच्चों को भी 75% फर्स्ट डोज लग गई है और 15 से 18 को 96% लग गई है। तो जो वैक्सीन से इम्यूनिटी है वो भी आ गई है। सब मिला के इसको हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ रहा है, जो भी 97% जिनकी डेथ भी हुई है उनमें ओमिक्रॉन पाया गया है। सेकेंड वेव वाला डेल्टा नहीं पाया गया। और अगर हम इसको माने तो भारत में BA.2 जो लीनिएज है ओमिक्रॉन की वो आई है और बाकी कंट्रीज में BA.1 आई थी। अब जो लहर आ रही है जो चाइना में भी देखी गई है वो BA.2 की है, जो भारत में ऑलरेडी हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी भी आ चुकी है। इसलिए माना जाएगा कि ये जो ओमिक्रॉन की पेशेंट्स हैं ओमिक्रॉन की वजह से और BA.2 की वजह से हैं, इनसे ज्यादा डैमेज नहीं होगी, पर प्रिकॉशंस हमको बरतनी है। लेकिन सर, अगर पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो 3 राज्य खासकर दिल्ली, हरियाणा और यूपी, यहाँ पर केसेस में काफी उछाल आया है एकदम अचानक। बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए मतलब इस तरह के, जिस तरह आपने कहा कि सवाल उठ रहे हैं कि चौथी लहर आ सकती है, नहीं, इसको लेकर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 3 राज्यों में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन केसेस अधिक आ रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में ही कल के मुकाबले आज 60% केस की वृद्धि हो गई है। जो फिगर्स हमको फरवरी में मिल रही थी और उसके बाद एकदम नीचे चली गई थी, वो वापस उस लेवल तक आ गई हैं। अब आपने जो बताया 3 राज्य, इसमें 2 हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं दिल्ली की, और हमारी जो ज्यादातर ये जो केसेस आ रहे हैं ये इन 2 राज्यों के दिल्ली की प्रोक्सिमिटी की वजह से ज्यादा इस एरिया में देखे गए हैं। ये बात तो ठीक है कि केसेस बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं, पर उससे कितनी डैमेज होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। मॉर्बिडिटी बोलते हैं बीमारी शरीर की, और मोर्टेलिटी बोलते हैं डेथ होना। ये पहले से, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना। ओमिक्रॉन में हम देख चुके हैं ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन्फेक्शन गले में रह जाता है, लंग्स तक इसका बैड इफेक्ट्स कम होते हैं। अगर कोई पहले से शरीर कमजोर है या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज या ऐसी कुछ बीमारी हैं, उनको तो हो सकता है। तो प्रिकॉशंस के लिए तो बहुत जरूरी है।
हम देखें, और इन राज्यों में बढ़ने का मतलब तो यही है कि ये लहर तो बन सकती है, पर कितनी खतरनाक बनेगी उस पे हम डिबेट कर रहे हैं, वो ज्यादा नहीं लगता। और एक बात मैं और बता दूं कि आर फैक्टर बोला जाता है कि आर फैक्टर 1 से नीचे रहना चाहिए। ये आर फैक्टर जो है 1 से नीचे 0.93 चल रहा था, इसका मतलब होता है इन्फेक्टिविटी, और वो अचानक पिछले 3 दिन में 1.07 हो गया है, थोड़ा सा 1 से ऊपर गया है। और जब हम लोगों ने ओमिक्रॉन की लहर देखी थी उस टाइम ये फैक्टर 1.28 तक चला गया था। तो ये एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो एक इम्पोर्टेंट है। और ओमिक्रॉन BA.2 जो इस वक्त केसेस आ रहे हैं ज्यादा, और अभी ये भी बोल दिया गया है कि जितने भी केसेस पॉजिटिव आए थे 12 से 16 अप्रैल के, वो सारे जीनोमिक सीक्वेंस के लिए भेज दिए गए हैं। तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। तो अगर इसकी जीनोमिक सीक्वेंस में देखा जा रहा है BA.2 है, BA.2 जो है वो क्लस्टर इन्फेक्शन करता है, जिसका बच्चों में या स्कूल में अगर ये इन्फेक्शन पहुंचता है तो ज्यादा लोगों को होने की संभावना है। स्कूल खुल चुके हैं उनको, और हमारी जो प्रिकॉशंस थी, मास्क पहनना और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, ये थोड़ी सी कैजुअलिटी हो रही है, तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर हम ध्यान रखेंगे हम इस पे बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। सर, क्योंकि चौथी लहर की बात की जा रही है, आ सकती है नहीं आ सकती, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों के अंदर ज्यादातर जो केस हैं उनमें बच्चे काफी संक्रमित हुए हैं। क्या माना जाए कि ये जो चौथी लहर या जो नया वेरिएंट कौन सा है सर, ये कि ये क्या बच्चों को संक्रमित ज्यादा कर रहा है? क्योंकि बच्चों के केसेस काफी देख रहे हैं, काफी स्कूलों के अंदर केसेस आए हैं। देखिए, बच्चे पहली बार स्कूलों के लिए निकले हैं, और उन लोगों की जो होम टेली एजुकेशन चल रही थी वो थोड़ी सी बदल के फिजिकल हुई है। बच्चों की जहां तक बात करें, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन पुरुषों में होता है, पुरुषों से महिलाओं में कम होता है, बच्चों में सबसे कम होता है। हमारे शरीर में कुछ एंट्री गेट्स होते हैं जिनको ACE2 रिसेप्टर्स बोलते हैं, और वहां से इंफेक्शन अंदर एंटर होता है, और ये बच्चों में कम होते हैं। इसलिए कई बार बच्चे कैरियर हो जाते हैं, बच्चों के अंदर इंफेक्शन होता है, वो दूसरे को दे सकते हैं, पर खुद इतने ज्यादा उससे प्रभावित नहीं होते। और कई बार तो एसिम्प्टोमेटिक निकल जाते हैं, या वो अपने घर में जो उनके एजेड लोग हैं घर में, या एल्डरली पेरेंट्स हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या कॉम्प्रोमाइज हेल्थ वाले हैं, बेड रिडन है, उनको ले जाके ये दे सकते हैं। इसलिए बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों के बारे में आशंका पहले ही थर्ड वेव में कर दी गई थी। उसके लिए ये बता दिया गया था कि ICU या जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है बच्चों के लिए अच्छी तादाद में नहीं थे, उनका सरकार ने अब काफी हद तक इंतजाम कर लिया है। हॉस्पिटल्स को इक्विप कर दिया गया है। पहले हम लोग सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव के टाइम ज्यादा तैयार थे, और अब भी जब भी जरूरत पड़े हम 24 घंटे के नोटिस पे दोबारा सर, सारी मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल बच्चों वाला इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जो अभिभावक हैं उन्हें चिंता है। एक तो काफी समय बाद स्कूल खुले हैं कि स्कूल भेजें या ना भेजें, बच्चे संक्रमित हुए भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक डर है वो पेरेंट्सों के अंदर है। देखिए, बच्चों के अंदर इन्फेक्शन एक तो कम होता है, अगर कम हो जाए तो उसमें उनका जो बैड इफेक्ट्स हैं बॉडी पे कम होते हैं। उससे जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, बहुत कम है कंपेयर टू एडल्ट पॉपुलेशन। पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। बच्चों को इनडेफिनेटली हम घर में कन्फाइन करके नहीं रख सकते। कई तरह की मेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि ऑलरेडी देखी जाए हैं, उनको निदान करना जरूरी है। और दूसरी बात, बच्चों को अगर हम ठीक से प्रिकॉशंस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं, और अगर हम ये सारी चीजें उनको समझाएं तो वो सिर्फ लर्नर ही नहीं बनेंगे, वो दूसरे को भी एजुकेट करेंगे और घर में जाके भी एजुकेट करेंगे। आपने देखा होगा, बम पटाखे जो है वो नहीं चलाने चाहिए, ये पहले बच्चों को पेरेंट्स समझाते थे, अब पेरेंट्स को बच्चे समझाते हैं। जी जी होली जी। के रंग नहीं खेलने चाहिए, ये पहले बच्चों को पेरेंट्स समझाते थे, अब बच्चे पेरेंट्स को समझाते हैं। तो हानिकारक क्या है, हेल्थ के लिए क्या है, ये सब अवेयरनेस की बातें हैं।
जो कि स्कूल में बहुत अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों का टीकाकरण जो 12 से 15 साल 75% लोगों को लग चुका है और 15 से 18% जो 96% फर्स्ट डोज लग चुकी है। ये भारत में टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। 200 करोड़ डोज लग चुकी है, 20 करोड़ डोज अवेलेबल है, जो इसलिए कहीं भी कमी नहीं है। हम जो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, डेल्टा के अगेंस्ट भी कम्युनिटी में एंटीबॉडी है, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी है, और ओमिक्रॉन की 3 लिनिएज जो ज्यादातर चल रही हैं, BA.1, BA.2, BA.3, ये चौथी वेव या चाइना में से जो वेव आई है या आसपास की कंट्रीज में जिसको बोला जा रहा है कि वो BA.2 है, वो तो भारत में तीसरी वेव में ही हो चुका। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि एडल्ट्स में भी इससे डैमेज होने के चांसेस कम है। नंबर बढ़ सकता है क्योंकि ये वाला जो लीनियज है, ये वाला जो टाइप है कोविड का, ये क्लस्टर इन्फेक्शन करता है। इससे पहले कि पहले आदमी में डायग्नोसिस हो, ऑलरेडी वो पूरे घर को इन्फेक्ट या पूरे स्कूल के क्लासरूम को इन्फेक्ट कर चुका होता है। हमको अभी ये समझना है कि कोरोना में किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है। मैंने आपको बताया कि ये वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, जो 97% मिला है जीनोमिक सीक्वेंस में, ये क्लस्टर इन्फेक्शन करता है। BA.2 जो इसकी टाइप है, और क्लस्टर का मतलब एक क्लासरूम में एक बच्चे को होगा, उस इससे पहले कि वो डायग्नोज हो पूरी क्लास को हो जाएगा, रूम के बच्चों को हो जाएगा। वो घर में जाएगा, घर में या घर में किसी और को होगा, तो इससे पहले वो डायग्नोज हो बाकी सब इसमें संक्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए ये इन्फेक्शन तेजी से फैलता है, और ये तेजी से फैल के अगर हमको 4th वेव का अंदेशा दे तो भी इसमें डैमेज कम होगी, ऐसी संभावना है। बाकी अगर कोताही ना बरते तो हमारे को कोई भी वेव आएगी नहीं, आएगी तो जल्दी खत्म होगी या माइल्ड होगी। और अगर हम अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, इसको हम इग्नोर करेंगे तो चौथी क्या 5वीं, 6ठी और 7वीं वेव भी आ सकती है। सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, मैं क्या दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने लगातार कोविड में काम किया है, पहली लहर में भी देखा था, आपके कार्यों की सराहना हुई थी पहली, दूसरी, तीसरी लहर में। ये जो अब जो वेरिएंट आया है, ये पिछली जो वेरिएंट है उनसे कितना अलग है ये, और क्या इसका नाम दिया जा रहा है? देखिए, अभी जो है कोई नया वेरिएंट नहीं आया है, ये लीनिएज है और एक कॉम्बिनेशन आया है, जो डेल्टा जो सेकंड वेव थी और ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव है, इनका जो कॉम्बिनेशन आया है जो कि XC है, उसके बारे में जरा देखा जा रहा है कि वो कितना डैमेज करेगा, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और कितना फैल रहा है। पर जहां तक ओमिक्रॉन के लीनिएज है, ये लीनिएज है, वेरिएंट एक ही है ओमिक्रॉन, उसकी लीनिएज आई है, और लीनिएज में BA.1, BA.2, BA.3 या इस तरह की और भी लीनिएज है। डेल्टा के भी कई लीनिएज आ गई थी बाद में, डेल्टा प्लस भी आया था जो थोड़ा वेरिएंट ऑफ कंसर्न था या लीनिएज ऑफ कंसर्न था। इस तरीके से ये जो लीनिएज है BA.2 की, ये मैं बता रहा हूँ, ये क्लस्टर इन्फेक्शन करता है, बहुत तेजी से बीमारी को फैलाता है, और इसका जो R फैक्टर है वो 1 से काफी ऊपर चला जाता है। जो थर्ड वेव आई थी उसके अंदर ये 1.28 हो गया था, 1 से ऊपर जाना ही खतरा होता है। अभी पिछले 2-3 दिन में ये जो R फैक्टर है ये 1 से क्रॉस किया है, और इसलिए इसके और बढ़ने की संभावना तो है, पर सीवियरिटी इसकी कम रहेगी ऐसा माना जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी या लंग्स का इफेक्ट होना भी इसमें काफी कम है। ये डेल्टा नहीं है, डेल्टा ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया है। भारत की बात की जाए तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से यहाँ हुआ है, और तकरीबन 2 डोजें सबको लग गई हैं, और कई लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। लेकिन उसके बाद लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिनको 2 डोज लग चुकी है वो भी, बूस्टर डोज जिनको लगी है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि उनको जो नुकसान है वो उतना नहीं हुआ है। तो क्या ये जो वेरिएंट है या फिर जो कोविड है, क्या ये वैक्सीन वालों को पे असर नहीं करता कि दोबारा कोविड हो रहा?
देखिए, वैक्सीन लगाने से या जो इन्फेक्शन होता है, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है वो देखा गया है कोविड के केस में 6 से 9 महीने तक रहती हैं। उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती हैं, ये काफी लंबे समय तक भी रह सकती हैं। तो उसके लिए इसको आप बूस्टर बोलिए या प्रिकॉशनरी डोज बोलिए, अगर ये सबको नहीं लगता, हाई रिस्क हाई एक्सपोजर को लगता है तो उसको प्रिकॉशनरी डोज बोलेंगे। हम इसके एंटीबॉडी लेवल को वापस लाने की कोशिश करते हैं और ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। और ये आपकी बात कहना ठीक है कि ये दोबारा इन्फेक्शन तो हो ही सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता, पर इन्फेक्शन कितना सीवियर होगा उसकी सीवियरिटी को वैक्सीनेशन बहुत कम कर देता है, मृत्यु दर को बहुत कम कर देता है और जो री इन्फेक्शन है वो पॉसिबल है। फ्रंटलाइन वर्कर में री इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, ये भी देखा जा चुका है, इसीलिए प्रिकॉशनरी डोज उनको पहले दी गई। और जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है, जो इन्फेक्शन से कम्युनिटी के अंदर इम्यूनिटी फैली हुई है, जो आ गई है, और जो दूसरी आपकी वैक्सीन से आ गई है, और साथ में अब तो बच्चों को भी 12 साल से ऊपर काफी वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं और लग रही हैं, तो इससे वो नीचे भी जा सकते हैं। ट्रायल्स तो ये भी हो चुके हैं कि 2 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है। धीरे धीरे सारी की सारी पॉपुलेशन किसी ना किसी तरीके से कवर हो जाएगी, इन्फेक्शन होते रहेंगे पर उससे डैमेज बहुत कम हो जाएगी और उसको हम पेंडेमिक से बाहर आ पाएंगे। जाते जाते राजीव सर, एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आप बड़े दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी हैं और बड़े डॉक्टर हैं, लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अब जो चौथी लहर है, क्या वो आएगी? एक तो मेरा ये सवाल है, और दूसरा ये कि अभिभावक हैं जो, उनमें काफी चिंता बनी हुई है कि बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बच्चों में मामले देखे गए हैं, तो उन अभिभावकों की कुछ चिंता को आप दूर कर सकते हैं? कुछ उन्हें कहना चाहेंगे कि क्या वो अमल करें कि जिससे उनके बच्चे संक्रमित होने से बचे? और चौथी लहर के बारे में, क्या वो आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो कितनी खतरनाक होगी? देखिए, या तो चौथी लहर नहीं आएगी और ये जो स्पर्ट है, थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा, और अगर आएगी भी तो बहुत माइल्ड होगी, घबराने की इतनी जरूरत नहीं लगती। सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है आपका मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई का ध्यान रखना। ये अगर आप तीनों चीजें बच्चों को भी सिखा देंगे तो बच्चों को भी डैमेज इतनी नहीं होगी। मैंने आप पहले भी बोला है, बच्चों को इससे कोरोना से नुकसान पुरुषों और महिलाओं के, एडल्ट महिलाओं के मुकाबले काफी कम होता है। और बच्चों को कैरियर बनने से रोके, बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों को सारी हाइजीन के और सोशल डिस्टेंसेस के फायदे समझाएं, क्योंकि बच्चे भी अब काफी अवेयर हो चुके हैं। जो इस दौर में, कोरोना के दौर में बड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कोरोना क्या है और जान रहे हैं कोरोना क्या है, और उनको अगर थोड़ी सी प्रिकॉशन लें, हमारी सोसाइटी में कोरोना ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। कोरोना हमारे, जब ये इन्फ्लुएंजा के केसेस शुरू हुए थे 100 साल पहले, तो भी ये हुआ था कि ये पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, 2-2.5 साल तक ये चला, पर उसके बाद ये एक ईयरली बीमारी बन गई और अब लोग इससे इतना नहीं डरते, ना इससे इतनी मौतें होती हैं, और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है इन फ्लू की। तो उसी तरीके से कोरोना की आने वाली वैक्सीन जो है, स्प्रे होगा, नेजल स्प्रे, ड्रॉप्स, और ये सब जो वैक्सीन आ रही हैं, ये कोरोना की हमारे शरीर में एंट्री भी रोक देंगी। हम लोग काफी तेजी से कोरोना के डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं, और भारत में जो टीकाकरण अभियान है वो सरकार ने बहुत ही बेहतर ढंग से चलाया और एक मिसाल कायम की है पूरे दुनिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सूद सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि लोग जो चौथी लहर को लेकर डरे हुए हैं, या जो पेरेंट्स हैं वो भी असमंजस में हैं, वो राजीव सूद सर की बात सुनेंगे और उन्हें अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।